जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एवरी मंडे और फ्राइडे आता हूं लाइव, आप पे देता हूं लाइव सवाल और उनके देता हूं आपको लाइव जवाब। यूके इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो हम उसको आज करेंगे डिस्कस। मेरे पास ऑलरेडी कुछ सवाल मौजूद हैं, कुछ टॉपिक्स मौजूद हैं, हम उनके साथ साथ करेंगे बात उन टॉपिक्स के ऊपर। आज मैंने ब्रिटिश सिटीजनशिप के ऊपर बात करनी है, डोमेस्टिक वायलेंस, और साथ ही साथ हम आपके सवाल लेंगे कि अगर आप यहाँ पे ओवरस्टेयर हैं या आपके पार्टनर यहाँ पे ओवरस्टेयर हैं और वो अपने आप को यहाँ पे लीगल करना चाहते हैं, रेगुलराइज करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। नंबर अभी मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन हम बात करेंगे ब्रिटिश सिटीजनशिप के ऊपर कि व्हाट डू यू नीड टू डू टू बिकम अ ब्रिटिश सिटीजन यहाँ पे इन 2026। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इफ़ यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस तो आपको क्या करना चाहिए और कहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। स्टेप बाय स्टेप हम उसके ऊपर बात करेंगे। एंड फाइनली, इफ़ यू आर एन ओवरस्टेयर और योर पार्टनर इज़ एन ओवरस्टेयर, अगर आप ओवरस्टेयर हैं या आपका पार्टनर ओवरस्टेयर है तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक होंगे। ऑब्वियसली इसके अंदर बच्चों का जिक्र तो लाजमी आएगा। जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो 7 साल का जो रूट है हम उसके ऊपर भी साथ आपसे सवाल लेंगे। सो बेसिकली यूके इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी सवाल होगा तो हम उस पर करेंगे बात। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। अगर आपका कोई भी सवाल है यूके इमिग्रेशन के हवाले से तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करेंगे 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी। मेरा सवाल ये था कि अगर बच्चा यहाँ पे बॉर्न हुआ है और माँ बाप के पास कोई स्टेटस नहीं है तो क्या बच्चे की बेस पे कोई साइलम का रूट है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि बच्चा अगर यहाँ बोर्न हुआ है और माँ बाप के पास कोई स्टेटस नहीं है तो क्या असाइलम का कोई रूट है। अच्छा, ये सवाल आपके ज़हन में आया कैसे, पहले ये भी मुझे बताएं, क्योंकि ये आपने ना 3-4 चीज़ें मिक्स कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें जी दाल में हम आलू भी डाल दें, मटर भी डाल दें, गोश्त भी डाल दें, गोभी भी डाल दें, पालक भी डाल दें, तो ये उस तरह का आपने मेरे से सवाल किया। अब आप बताएं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि बच्चा बोर्न हुआ उसकी एक डिफरेंट चीज़ है, असाइलम इज़ टोटली डिफरेंट चीज़। तो आप बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर माँ बाप का वीजा खत्म हो रहा है और बच्चा इधर है और वो कंटिन्यू यहाँ पे अपना स्टे करना चाह रहा है, मगर जैसे अब यूके बंद कर रहा है, ये स्टूडेंट वीजा भी बंद कर रहा है, वर्क वीजा भी बंद कर रहा है, तो ऑप्शन नहीं है, तो क्या बच्चे की बेस पे कोई रूट है जो माँ बाप उससे। ये आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है कि यूके स्टूडेंट वीज़े भी बंद कर रहा है, वर्क वीज़े भी बंद कर रहा है? आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? मैं यूके से ही बिलोंग करता नहीं, हूँ। नहीं, मेरा भाई आप बैक होम कौन सी कंट्री से हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के लिए ना तो स्टूडेंट वीज़ा बंद हुआ है, ना ही वर्क वीज़ा बंद हुआ है। जो स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा इन्होंने बंद किया वो 4 कंट्रीज़ के लिए किया, जिसमें अफ़गानिस्तान शामिल है और दीगर 3 कंट्रीज़ शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं आपका सवाल थोड़ा-सा समझ गया। मुझे बताएँ कि आपका बच्चा कितनी यहाँ यूके में बोर्न हुआ है? हाँ जी, यूके में बोल और रहा हूँ। कितनी देर होगी उसको यहाँ पे? उसको यहाँ पे 6 महीने हुए हैं। 6 मंथ्स हुए हैं। अच्छा, और पेरेंट्स के बाद क्या क्या बिल्कुल वीज़ा ख़त्म हो चुका है इस वक़्त? उनका वीजा जनवरी में खत्म होना है। जनवरी में ख़त्म होना है, ठीक। कौन से वीज़े पे हैं जी? ये पीएसडब्ल्यू पे। पीएसडब्ल्यू पे, ठीक है। तो अब आपने जब भी कभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है ना तो मैं आपको सवाल बना के दे देता हूँ। आपने ये पूछना है कि जी अगर कोई बंदा यहाँ पे स्टडी वीज़े पे आया और उसके बाद वो पीएसडब्ल्यू पे चला गया और उसका पीएसडब्ल्यू अगर ख़त्म होने वाला है और उसके साथ एक 6 महीने का बच्चा भी है जो यहाँ पे बोर्न हुआ है,
तो उसके पास फर्दर कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल रह जाती हैं। ठीक है, जी चलें थैंक यू। मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ आपको। थैंक यू फॉर आस्किंग। जी ये थे हमारे आज के पहले कॉलर, और इनका पहला सवाल ये है कि ये यहाँ पे जो है स्टूडेंट वीज़े पे आए थे, उसके बाद PSW लिया। PSW जो है वो वेरी सून ख़त्म होने वाला है, और इनके बच्चा भी यहाँ पे बॉर्न हुआ है, तो इनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए जितने लोग भी यहाँ पे PSW पे हैं, उनके पास जो ऑप्शंस क्लैरिटी के साथ जो मौजूद है, नंबर वन कि वो ये समझ लें कि दिस PSW इज़ नॉट एक्सटेंडेबल वीज़ा, ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, तो इनको वीज़ा स्विच ही करना पड़ेगा। अब वीज़ा स्विच करने के लिए पहली ऑप्शन स्किल्ड वर्कर वीज़ा, कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे चले जाएं। दूसरी ऑप्शन इनोवेटर फाउंडर वीज़ा, आप इनोवेटर फाउंडर वीज़ा पे चले जाएं। इनोवेटर फाउंडर वीज़ा क्या है? इनोवेटर फाउंडर वीज़ा जो है वो बेसिकली आप यहाँ पे अपना एक बिज़नेस प्लान बनाते हैं। बिज़नेस प्लान बनाने के बाद उसकी इंडोर्समेंट करवाते हैं, और फिर आप होम ऑफिस से अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको किसी भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती, और उसकी कॉस्ट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। नंबर 3 ऑप्शंस क्या है उनके पास? नंबर 3 ऑप्शन यह है कि वो यहाँ पे दोबारा से स्टडी वीज़े पे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि जो लोग यहाँ पे स्टडी वीज़े पे पहले आए थे, अगर वो दोबारा स्टडी वीज़े पे जाना चाहते हैं तो क्या वो जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, कोई इशू नहीं उसके अंदर। अगर आप डिपेंडेंट लेना चाहते हैं, आप डिपेंडेंट भी ले सकते हैं। आपने सुना होगा कि ये जो स्टडी वीज़े के ऊपर आप डिपेंडेंट्स जो हैं वो बंद हो गए, लेकिन सारे स्टडी वीज़े पे बंद नहीं हुए। अगर कोई रिसर्च बेस्ड कोर्स है या PSW है, PS PhD है, सॉरी PhD है, तो उसके ऊपर आप जो है वो ज़रूर अपना डिपेंडेंट लेके जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपका बच्चा यहाँ बोर्न हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि उसके हवाले से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो जी बिल्कुल हो सकता होगा। इस लिहाज से कि अगर जब आप ऑप्शंस देते हैं PSW के बाद, तो अगर आप ना आपको वर्क परमिट मिलता है, और ना ही आपको जो है वो स्किल्ड वर्कर मिलता है, ना इनोवेटर फाउंडर वीज़ा मिलता है, देन यू मे बी एबल टू मेक एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कि भाई अगर आप पाकिस्तान या इंडिया या जो सी कंट्री में से भी आप बिलोंग करते हैं, अगर आप वहाँ वापस जाएंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना होगा, और आपके बच्चे को भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना होगा। तो यस, दैट इज़ द ओनली रूट व्हेन यू गो फॉर ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन, देन आपका बच्चा जो है यहाँ पे जो है वो एक अहम किरदार अदा कर सकता है। अच्छा, रह गई बात कि भी बच्चा बोर्न हुआ तो उसको क्या मिलेगा? तो जो पेरेंट्स के पास वीज़ा होता है यूजुअली उसको वही मिलता है। अगर आपकी बात करूँ तो अ, वो अब यहाँ पे बोर्न हुआ है, और अब वो PSW पे जा सकता है, यस जा सकता है, लेकिन उसके बाद जिस वीज़े पे आप स्विच करेंगे वो उसमें भी जा सकता है। लेकिन अगर आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको 7 साल वेट करना पड़ेगा अब के कानून के मुताबिक। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और क्लियर कर दूं बात, कि जिन बच्चों को यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई जो है बीमारी होती है, कोई इशू होता है उनके साथ, कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं, दे डोंट हैव टू वेट फॉर 7 years, दे कैन मेक एन एप्लीकेशन बिफोर 7 years। अगर किसी के बच्चे को कोई ऐसा इशू है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी जान को ख़तरा है, या कोई और ऐसी बीमारी है, तो ये आपके सवाल का जवाब है। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज़ से मुझे लगा कि मैं नहीं भी ठीक था तो मैं ठीक हो गया। माशाल्लाह, मैं बड़ा लकी हूँ कि पहले ही कॉल पर आज आपसे बात हो गई है। सर लकी तो आप हैं। अब पहली कॉल पे होती है या आखिरी पे होती है, जिसकी हमसे बात हो जाती है वो लकी तो होगा वो बंदा फिर। बेशक बेशक। जी मैंने पूछिए। कल आपको दफ्तर फोन किया था इसी नंबर पर। अच्छा अच्छा उन्होंने अच्छा। कहा
लाइव पर बात होगी, जी। वैसे आपको अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी। ऐसे ही बिल्कुल सही कहा उन्होंने जी। तो मैंने कहा चले मैं फिर लाइव पर ट्राई करता हूँ, तो लकीली आपसे बात हो ही गई है। जी पूछिए क्या पूछना चाहते अच्छा सर, बात ऐसे है कि मेरी वाइफ का वर्क परमिट है, 2 साल हो गए उनको, स्किल वर्कर है हैं? जी तो वो फार्मेसी में काम करती है, तो उसका जो है ना, हमने NHS पे किया था, मतलब IHS फीस पे की थी मेरे वकील जिससे मैंने काम करवाया था। हमारी एक कोलीग है, उसी ने भी हमारी फार्मेसी से ना लिया था वर्क परमिट, लेकिन उसने IHS पे नहीं किया। ओके तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने क्यों पे किया। ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम अभी दे देते हैं। इसके अलावा कुछ और मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने आगे बच्चों का भी वीजा लेना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वो पे करनी पड़ेगी कि नहीं। अभी लिया क्यों नहीं आपने बच्चों का वीजा? मेरे वकील ने कहा जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? वैसे वो कहता है जब आपने कहीं ट्रैवल तो करना नहीं, तो रहने दें। नहीं ट्रैवल नहीं करना, लेकिन अगर उनके पास वीज़ा होगा तो जिस टाइम पे आप लोग क्वालिफाई करोगे इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए, वो बच्चे भी क्वालिफाई कर जाएंगे इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए। तो ये आपको जिसने भी एडवाइस किया है उसने आपको गलत एडवाइस किया है कि बच्चों का वीज़ा आप ना लें। अब क्या होगा कि अगर आप उनका वीज़ा नहीं लेंगे तो आप दोनों के पास तो इंडेफिनेट आ जाएगा 5 साल के बाद, तो बच्चे अंदर की करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे जो 70-80% लोग हैं ना, वो गलत एडवाइस की वजह से ही बेचारे फंस जाते हैं, और ये भी आपको किसी ने गलत एडवाइस किया। बाकी आपके सवाल का जवाब मैं अभी थोड़ी देर में दे देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि इन्होंने जो है एक वीज़ा अप्लाई किया और इनके कोलीग ने भी वहाँ से फार्मेसी से वीज़ा अप्लाई किया, तो इनके कोलीग ने जो है वो IHS पे नहीं किया, लेकिन इन्होंने IHS पे किया है। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, फार्मेसी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो जॉब कोड्स हो सकते हैं, और जॉब कोड के अंदर फॉर एग्जांपल एक जो है वो ऑफिस मैनेजर का है, एक HR मैनेजर का है, एक डिफरेंट, तो उस कोड के मुताबिक जो है वो IHS जो है वो पे होता है। तो अब आप अपना कोड चेक कीजिए सबसे पहले कि क्या आपके कोड के ऊपर जो है वो IHS पे होता था कि नहीं होना था, क्योंकि ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप कोड डालते हैं एप्लीकेशन के अंदर, वो खुद ब खुद वर्कआउट करता है कि इस कोड को हमने IHS चार्ज करना है कि नहीं करना। तो ये आपके सवाल का जवाब। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं UK इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। अगर आपका कोई भी UK इमिग्रेशन के हवाले से सवाल है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और इसलिए वो क्या कहते हैं कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। तो जिन लोगों के पास यहाँ पे वीज़ा नहीं है, या जो लोग वीज़े को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए ही कह रहा हूँ मैं कि भी वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। तो आप टेंशन ना लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। और साथ साथ हम क्या करेंगे, साथ साथ हम अपने टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे। किसी ने मेरे से लास्ट लाइव में सवाल पूछा था नेशनैलिटी के हवाले से कि जी कौन सा फॉर्म यूज़ होना है, तो हम उस फॉर्म की बात कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्म कौन सा है कि व्हाट डू आई नीड टू बिकम अ ब्रिटिश सिटीजन इन 2026। आपको 2026 में ब्रिटिश सिटीजन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ILR, यानी कि इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, रेजिडेंस इन द UK, लाइफ इन द UK टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट, एंड यू मस्ट अप्लाई यूजिंग फॉर्म AN एंड MN1। अच्छा, फॉर्म AN उसके लिए है जो एडल्ट हैं, और फॉर्म MN1 उनके लिए है जो चिल्ड्रन है, यानी कि जो बच्चे।
तो ये बात आप, और इसमें कोई चाहे किसी को पार्टनर रूट पे वीज़ा मिला है या किसी को पेरेंट रूट पे मिला है, आपके पास ये जो फॉर्म्स हैं, 2 फॉर्म अवेलेबल हैं, MN1 फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर्म AN फॉर एडल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी क्या है? हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू लिव इन द यूके? ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए आपको कितनी देर यूके के अंदर रहना जरूरी है? स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन 3 साल रेजिडेंस मिनिमम होनी चाहिए। अब मैं 3 साल की बात करूं, लेकिन ये 5 साल तो लग ही जाते हैं। उसकी रीज़न फॉर एग्जांपल के इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ही मोस्ट केसेस के अंदर जो है वो 5 साल जो है वो लग जाते हैं। स्टैंडर्ड रूट 5 years रेजिडेंस। मस्ट ऑल्सो हैव ILR और सेटल्ड स्टेटस। डू आई नीड ILR? बहुत सारे लोग मेरे से पूछते जी आज, अब जी हमने एक मेरे पास दोस्त आया, भाई आया, उसने मुझे आया कर जी वो मेरे वकील ने जी मेरी सिटीजनशिप अप्लाई कर दी। मैं कही ਤੁਹਾਡੇ को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन सी? कहता जी मेरे को तो वीज़ा भी नहीं सी। सो वो क्या कहते हैं कि किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, इसके ऊपर हम बात बाद में करेंगे। लेकिन खैर नेक्स्ट हमारे पास सवाल ये है जी, आपके पास होना चाहिए ILR या EU सेटल स्टेटस होना चाहिए अगर आपने उस तरफ जाना है? कैन आई अप्लाई विदाउट ILR? ऑब्वियसली नो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसके ऊपर जो है आपको लाजमी जो है वर्कआउट करना है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास जो है वो एब्सेंस रूल्स क्या है? लोग अक्सर ये पूछते हैं जी हम कितने दिन यहाँ से जो है एब्सेंट रह सकते हैं, यूके से कितनी देर हम बाहर रह सकते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा स्पाउस रोड पे। अच्छा, मैक्सिमम 270 डेज टोटल इन 3 years, मैक्सिमम 90 डेज इन लास्ट 12 months। ये आप देख लें कि भी 90 डेज जो है वो ये आपके लास्ट 12 months के अंदर, इससे ज़्यादा आपका गैप नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रूट 5 years है, ठीक है, और ये स्पाउस रूट था। स्टैंडर्ड रूट 5 years है। 5 years के अंदर मैक्सिमम 450 दिन टोटल इन 5 years। 450 डेज आप जो है यूके से बाहर रह सकते हैं, और मैक्सिमम 90 डेज इन लास्ट 12 months। तो ये आपने जब भी सिटीजनशिप के लिए करना है तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि आप उस साल में, यानी कि आखिरी साल में जो लास्ट 12 months हैं आपके 5 साल के, उसके अंदर जो है आप जो है वो 90 डेज से ज़्यादा बाहर ना रहे हों। What if I exceeded the limit? किसी ने पूछा मेरे से क्या होगा जी अगर मैं लिमिट एक्सीड कर दूंगा तो फिर क्या होगा? You may still apply, but approval is discretionary. Risk of refusal increases. अच्छा, अगर आप 450 दिन से ज़्यादा बाहर रहे हैं या 90 डेज से ज़्यादा बाहर रहे हैं लास्ट 12 months में, तो क्या आप अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल। उसमें जो है वो होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि वो आपको देते हैं कि नहीं देते, लेकिन आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। इंग्लिश टेस्ट के ऊपर मेरे से अक्सर सवाल किया जाता है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। B1 लेवल, यूके डिग्री इन इंग्लिश, एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट नेशनलिटी। अच्छा, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा इस को क्लियर करना है। मैंने कहा था मैं नेशनलिटी के ऊपर बात करूंगा, सिटीजनशिप के ऊपर बात करूंगा, तो इसलिए मुझे जो है इससे गो थ्रू होना है। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। Next question, do I need life in the UK test? Yes, you need life in the UK test. Must pass before applying. 24 questions, pass mark 75%. एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस है व्हाट फॉर्म डू आई नीड। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सिटीजनशिप के लिए आपको फॉर्म AN अप्लाई करना है एडल्ट्स के लिए, और चाइल्ड के लिए फॉर्म MN1 अप्लाई करना है आपने। अच्छा, हाउ डू आई अप्लाई? अच्छा, ये भी आपको बता देते हैं हाउ डू यू अप्लाई। चेक एलिजिबिलिटी, अपनी एलिजिबिलिटी देख लें, इंग्लिश टेस्ट पास करें, लाइफ इन द यूके पास करें अनलेस कि आप एग्जेम्प्ट हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें। आपको जो वैलिड फॉर्म जो है वो बड़ा वैलिड फॉर्म होना चाहिए। ये ना हो कि आप एडल्ट का जो AN फॉर्म है और उसको
आप बच्चों में यूज़ कर दें MN1 और MN1 जो है AN फॉर्म में यूज़ कर दें। अपनी फ़ीस पे करें, बायोमेट्रिक बुक करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। 3 से 6 महीने लगते हैं यूजुअली, ये भी बता देता हूँ आपको। अगर आपने सिटीजनशिप अप्लाई की हुई है, उसके बाद जाके अपनी सेरेमनी अटेंड करें और देन अप्लाई फॉर अ ब्रिटिश पासपोर्ट, दैट इज़ इट। अच्छा, एडल्ट एप्लीकेशन जो है वो 1709 पाउंड जो है 1709 पाउंड हो गई है, और जो सेरेमनी फ़ी है वो 130 पाउंड है यूजुअली। चाइल्ड की जो थी वो पहले ज़्यादा थी, अब उन्होंने 1000 पाउंड कर दी है 2026 में। मैंने कल इसके लास्ट लाइव के अंदर मैंने आपको बताया था फीसिस इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन एक फ़ीस ऐसी है जो 1200 पाउंड से 1000 पाउंड हुई है, और वो है चाइल्ड की सिटीजनशिप की फ़ीस। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होते हैं सिटीजनशिप के लिए, ये भी बता देते हैं। पासपोर्ट चाहिए आपको, BRP शेयर कोड, प्रूफ ऑफ ILR, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर स्पाउस पे रूट पे जा रहे हैं आप तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपको चाहिए। ऑप्शनल है लेकिन बहुत हेल्पफुल है। और 2 रेफरीज चाहिए होते हैं आपको, और वो जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। वो लिस्ट ऑफ रेफरीज आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट मेरे पास सवाल है, व्हाई डू एप्लीकेशन गेट रिफ्यूज्ड। अच्छा, ये मेन वजह क्या होती है सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशन रिफ्यूज होने की? टू मैनी एब्सेंसेस, यानी कि आप 450 दिन से ज़्यादा बाहर रहे हैं 5 साल के अंदर, या 90 डेज से ज़्यादा रहे हैं बाहर लास्ट 12 मंथ्स में। ILR ही नहीं है अपने पास और अप्लाई कर दिया। रॉन्ग रेफरीज, रेफरी का एक क्राइटेरिया है जिसमें 2 रेफरेंसेस आपको चाहिए होते हैं। रॉन्ग अगर आप डाल के भेज देंगे उसमें आपको रिफ्यूज। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, समटाइम्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिसिंग होते हैं क्योंकि आपने 5 साल दिखाना है कि आपने जहाँ पे थे, तो उसकी जो कंटिन्यूटी है कि आप बाहर नहीं रहे, उसके हवाले से। क्रिमिनल और इमिग्रेशन इश्यूज, आपके क्रिमिनल या इमिग्रेशन इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज हो सकती है। नेक्स्ट है, टू बिकम अ ब्रिटिश सिटीजन यू नीड ILR, indefinite leave to remain, meet residency rules, 3 or 5 years, pass life in the UK test, English test, and apply online using AN or MN1. Adults AN form, children MN1 form. Most refusals happens because of absence days or applying without ILR. Always check before you apply. अच्छा, ज़्यादातर रिफ्यूज़ल जो होते हैं वो होते हैं इसकी वजह से जो एब्सेंस होती है। Obviously criminal and immigration issues does matter. मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं UK इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। हम अभी बात की हमने ब्रिटिश सिटीजनशिप के ऊपर, और वो जो है बहुत से जो मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके कवर कर दिए हैं। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सिटीजनशिप को लेके अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आप मिस कर चुके हैं पूरे का पूरा टॉपिक, तो ये पूरी की पूरी वीडियो जो है इंशाल्लाह जो है वो अपलोड कर दी जाएगी हमारे YouTube चैनल पे, और आप वहाँ पे इसको देख सकेंगे। नंबर 07727347212। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास जो मौजूद है डोमेस्टिक वायलेंस का है, कि हम थोड़ी सी बात डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर करने वाले हैं, और फिर हम मूव ऑन होंगे ओबीसी पार्टनर रूट के ऊपर, जो कि यहाँ पे पार्टनर्स हैं जो यहाँ पे लीगल है, चाहे वो स्टूडेंट हैं या वो PSW पे हैं या फिर वो स्किल्ड वर्कर पे हैं या ब्रिटिश हैं, सेटल्ड हैं, और उनके जो पार्टनर हैं वो ओवरस्टेयर हैं, वो कैसे अपने आप को यहाँ पे लीगल करवा सकते हैं। हम उसके ऊपर बात करेंगे, और कौन सा केस लॉ हमें ये इजाज़त देता है हम उसकी भी बात करेंगे। नंबर 07727347212। मैं हूँ सॉलिसिटर सैयद अफाक हसन। आप देख रहे हैं UK इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ कैसे हो? तुम्हारी आवाज बड़ी घट आ रही है। हाँ जी,
हुन ठीक है सर, हुन ठीक है बस। अच्छा सर, अब्दुल उस्ताद गल कर रहे हैं जी जी अब्दुल उस्ताद साहब, कैसे हो? बोलो जनाब। मेरा सवाल है कि दो मियां बीवी वर्क परमिट में पाकिस्तान तो के आए, इतने आगे ना दुआ की होगी डिवोर्स, लड़की पैदा होगी, बंदा पैदा हो गया, उस तो बाद बंदा दोबारा शादी करना चाहता है, इतने कोई लड़की ना हो। अच्छा, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? वो लड़की डिपेंडेंट सी बंदा। ओके, ठीक है। अगर वो लड़की से शादी करना चाहता है तो उसकी क्या पहली शादी ਉੱਥੇ yesterday थे और उससे उन तलाक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ठीक है, हाँ ये सवाल है। ठीक है जनाब अली, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ देता। थैंक यू फॉर द कॉल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे पास सवाल जो है वो आ चुका है। सवाल ये है कि एक दो मियाँ बीवी, यानी कि दो मियाँ बीवी नहीं, एज दो मियाँ दो बीवी नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पे आए और आके जो वाइफ के पास था वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा था और उसके साथ थे उनके हस्बैंड जो कि डिपेंडेंट थे। उनका आपस में नहीं हो सका, नहीं चल सका आगे, और अब जो है वो जो डिपेंडेंट है वो चाहता है कि मैं यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन से शादी कर रहा हूँ। शादी जो है वो बैक होम में रजिस्टर है, तो क्या उसको यहाँ पे डाइवोर्स करना पड़ेगा इससे पहले कि वो शादी कर सके? सो द आंसर इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस जी बिल्कुल। आपके जो भी दोस्त हैं उनको पहली बीवी से तलाक लेनी पड़ेगी, यानी कि रजिस्टर शादी से आपको यहाँ पे डिवोर्स लेनी पड़ेगी। डिवोर्स आप पाकिस्तान में भी ले सकते हैं, यानी कि अपनी कंट्री में भी ले सकते हैं, या आप यहाँ पे भी डिवोर्स जो है वो ले सकते हैं। जब तक आप डिवोर्स नहीं लेंगे तब तक आप अपनी शादी रजिस्टर नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि एक वक्त में जो लीगल, जिसको मैं बोलूँगा यानी कि लीगली तौर पे यहाँ पे जो यूके के कानून के मुताबिक कहूँगा कि आप एक वक्त में एक ही वाइफ को जो है वो वाइफ के राइट्स दे सकते हैं, दो को नहीं दे सकते। और ले भी आप एक ही वाइफ से राइट सकते हो, दो से नहीं ले सकते। गर्लफ्रेंड आप रख सकते हैं, उसके ऊपर यूके आप पे पाबंदी नहीं लगाता। और उस सूरत के अंदर अगर वो बंदा 2 साल तक रिलेशनशिप में रहता है अपनी जो ब्रिटिश सिटीजनशिप वाली है, तो फिर भी वो उसको अनमैरिड पार्टनर कंसिडर करके चल सकता है। लेकिन आपके पास वक्त बहुत कम है, तो बेटर वे यही है कि आप जल्द से जल्द जो है उसकी डिवोर्स जो है वो अप्लाई करें और फिर उसकी शादी करवा के उसका जो केस जो है वो डलवा दें। ठीक है जी, ये है आपके लिए जो मेरा आपके सवाल का जवाब। बट दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। यूके इमिग्रेशन का मसला एक ऐसा मसला है कि सुबह का नाश्ता भी आप बाद में करें, पहले आप इस मसले का हल करें। तो नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। कॉल मी ऑन 07727347212। What is domestic violence? Domestic violence क्या है? Domestic violence also called domestic abuse. जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको डोमेस्टिक अब्यूज़ भी कहा जाता है। इसके अंदर जो एक ख़ास पैटर्न होता है एक बिहेवियर का, यूज्ड बाय वन पर्सन टू कंट्रोल। एक बंदा जो है दूसरे बंदे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसका एक ख़ास पैटर्न होता है, बिहेवियर होता है। वो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? उसके अंदर हार्म आ जाता है, इंटिमिडेट करना पर्सन को, दूसरे पर्सन को, और दिस कैन इंक्लूड पार्टनर्स, स्पाउसेस, एक्स पार्टनर्स और फैमिली मेम्बर्स। ये जो डोमेस्टिक अब्यूज़ है इसके अंदर अगर एक इंसान दूसरे इंसान को किसी तरीके से भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो दैट कैन बी डोमेस्टिक अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस। इट इज़ जस्ट नॉट फिजिकल। ये फिजिकल नहीं होता कि आप फिजिकली किसी को घर में बांध के रखें, ये हर तरह से है। और अब आज इसको मैं, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से चाह रहा था इसके ऊपर मैं बात करूं,
बहुत सारी कॉल्स आ रही थी मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इनके उसके ऊपर हम बात कर ही दें। फिजिकल अब्यूज़, सबसे पहले हम फिजिकल अब्यूज़ ले लेते हैं। हिटिंग, स्लैपिंग, चॉकिंग। अगर आपको कोई हिट करता है, स्लैप करता है, चोक करता है, तो दैट इज़ अ डोमेस्टिक अब्यूज़। इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इसके अंदर कोई आपकी इंसल्ट करता है, आपको थ्रेट करता है, मैनिपुलेशन करता है, ये भी जो है डोमेस्टिक अब्यूज़ में आ जाता है। अच्छा, कंट्रोलिंग बिहेवियर, आइसोलेशन मॉनिटरिंग। अच्छा, अब प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज इसको डोमेस्टिक अब्यूज़ में, मतलब कंफ्यूजन आ सकती है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि जी मैं किसी दूसरी कंट्री से पाकिस्तान जा रहा हूँ, और साथ ही वाइफ कहती है क्या करने जा रहे हो, खबरदार तुम गए तो तुम्हारे यहाँ काम पड़े, ये है वो है, वो अपने काम पे तवज्जो दो। और वो हस्बैंड बेचारा जो है वो खामोश हो जाता है। उसका बड़ा दिल कर रहा है वो पाकिस्तान जाए, वो यूरोप जाए, लेकिन वो नहीं जा रहा। तो दैट इज इट अ डोमेस्टिक अब्यूज़? इट डिपेंड्स। हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अगर इसी तरह से वाइफ के ऊपर है कि अगर वाइफ जाना चाहती है, लेकिन यूके के अंदर जो ज़्यादातर लोगों के साथ मसला है वो मर्द हजरात के साथ है। वही बेचारे जो हैं वो यहाँ पे कहीं जा नहीं पा रहे, उनके हर चीज़ के ऊपर बेचारों के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। उनके फ़ोन्स जो हैं उनके ऊपर नेविगेशन चलता रहता है, उनकी जो है वो कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। देखिए, मोहब्बत को, प्यार को डोमेस्टिक अब्यूज़ में मत लेके जाइएगा। लेकिन जो इसके कहते हैं ना किसी बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम्स जो डोमेस्टिक अब्यूज़ के वो ये सारे कुछ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनेंशियल अब्यूज़, जिसके अंदर कंट्रोलिंग मनी और फेसिंग डेट्स। अच्छा, अगर कोई बंदा कहीं पे पैसे लगाता है तो उसको उसके पैसे रख लेना, ना लगाने देना। डिजिटल अब्यूज़ यानी कि उसके फ़ोन को ट्रैक करना, वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। हरासमेंट, ऑनलाइन हरासमेंट भी है इसके अंदर शामिल हो जाती है कि आपकी पोस्ट देखना, कौन सी पोस्ट तुम लगा सकते हो, कौन सी पोस्ट नहीं लगा सकते, तुम ये पोस्ट लगाई है तो क्यों लगाई है। ये डिजिटल अब्यूज़ आ जाता है आजकल, क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो रही है तो ये डिजिटल अब्यूज़ भी आ जाती है। डोमेस्टिक अब्यूज़ इज़ अबाउट पावर एंड कंट्रोल and it can happen to anyone। पावर एंड कंट्रोल की बात कर रही है कि एक किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। नंबर है कॉल करने के लिए 0772734712। इफ यू थिंक यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज यू कैन कॉल मी राइट नाउ on 0772734712. Share your story so we can, if you have any question, we may be able to answer the question। जो मैसेज है मेरा वो ये है, क्लियर मैसेज के अब्यूज़ कैन हैपन टू एनीवन, इट इज़ ऑफ्टन हिडन। ये ज़्यादातर जो है वो हिडन होती है क्योंकि मर्द हज़रात ये शो ही नहीं करना चाहते कि दे आर वीक और दिस इज़ हैपनिंग टू देम। दे डोंट स्पीक टू देयर पेरेंट्स, दे डोंट स्पीक टू देयर चिल्ड्रन, दे डोंट स्पीक टू देयर फ्रेंड्स। वो किसी से बात नहीं करते, वो ऐसे ही बस चुप रहते, वो समझते कि ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। अगर ये आप लोगों के साथ हो रहा है then you are a victim of domestic abuse। Speak with someone। I tell you what to do in a moment, but victims are never to blame। Leaving can be the most dangerous time। Support is available। आपके लिए support जो है वो available। How to get help? जो मैंने आपको बताया है, अगर आप उसके victim हैं तो आपको help कैसे मिल सकती है। If you are experienced domestic abuse and are worried about your immigration status, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है कि उनके इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से वो ब्लैकमेल होते रहते हैं। तो अगर आप इस सिनेरियो के अंदर हैं तो यू स्टिल हैव राइट्स। अगर आपका इमिग्रेशन स्टेटस नहीं भी है तो फिर भी आपके राइट्स हैं। अगर आपके जो है कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से, फिर भी आपके राइट्स हैं। तो आपको ये अब्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अब्यूज़र इज़ नेवर एक्सेप्टेबल रिगार्डलेस ऑफ योर वीज़ा। जो अब्यूज़ है और अब्यूज़र है
वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ योर वीज़ा स्टेटस। अगर आपका हस्बैंड, अगर आपके वाइफ आपको जो है वो तंग कर रही है, फिजिकली इमोशनली आपको कंट्रोल कर रही है, तो देन यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज एंड यू नीड टू मेक श्योर यू नीड टू स्पीक विद समवन। अगर आपको अथॉरिटी से स्पीक करना है, आप अपने जीपी से बात कर सकते हैं। आप पुलिस के पास अगर नहीं जाना चाहते टू कि भी ये चीज़ें एस्केलेट ना हो जाए, तो देयर इज़ अ रिफ्यूज हेल्प, आप उनके पास जा सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेल्प। सो व्हाट टू डू इफ़ यू आर इन दिस सिनेरियो? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर सेल्फ सेफ फर्स्ट। सबसे पहले तो आप अपने आप को सेफ करें। लीव that place immediately. If you are in immediate danger, call 999. Simple. किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, बहन को, भाई को, बच्चों को, कॉल 999. Go somewhere safe if possible. दोस्त के पास, नेबर के पास, पब्लिक प्लेस पे, कहीं पे भी चले जाओ अगर आपको लगता है कि if you are in immediate danger. रीच आउट फॉर सपोर्ट। अच्छा, सपोर्ट के लिए आपको क्या हो सकता है? कॉन्टैक्ट डोमेस्टिक अब्यूज हेल्पलाइन, फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल। वो फ्री है और कॉन्फिडेंशियल है। अगर आप इफ़ यू थिंक यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज, देन द हेल्प इज़ फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल। आप उससे बात कर सकते हैं। स्पीक टू अ ट्रस्टेड पर्सन इफ़ यू कैन। आपने किसी ट्रस्ट वर्दी बंदे के साथ जो है वो बात करें। आई अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा मर्दों के साथ है यहाँ पे आजकल, कि वो किसी से बात नहीं करते। दे डोंट वांट टू शो एनीवन दे आर वीक, दे डोंट वांट टू शो कि भाई उनके साथ ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन खुदारा अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो इससे पहले कि आप डिप्रेशन के मरीज हो जाए, कोई थानू दिल का दौरा पै जाए, ये ज़रूर किसी ना गल करो, ताकि हो सकता है कि यू आर जस्ट फीलिंग इट, but it can be resolved by speaking with your own wife, partner, or with someone. Understand your immigration rights. अच्छा, हम क्योंकि सारी बातें बताने के बाद जो है हम इमिग्रेशन के यहाँ हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम इमिग्रेशन के हवाले से बात करेंगे। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। अच्छा, इफ़ योर वीज़ा डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर, अगर आपका वीज़ा जो है वो डिपेंड करता है अपने पार्टनर के ऊपर, यू मे स्टिल बी एबल टू स्टे इन द यूके इफ़ योर रिलेशनशिप एंड्स ड्यू टू अब्यूज़। फिर भी आप जो है वीज़ा यहाँ पे ले सकते हैं अगर अब्यूज़ की वजह से आपका वीज़ा जो है वो एंड हो रहा है। देयर आर लीगल रूट्स दैट मे अलाउ यू टू लिव इन द यूके। अप्लाई टू स्टे परमानेंटली, आप यहाँ पे परमानेंटली अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेस टेम्परेरी फाइनेंशियल एंड हाउसिंग सपोर्ट भी अवेलेबल है, बट प्लीज डू गेट अ लीगल एडवाइस। स्पीक टू एन इमिग्रेशन और फैमिली सॉलिसिटर, दोनों आपकी हेल्प कर सकते हैं। लीगल एड मे बी अवेलेबल। A solicitor can guide you safely through your options. So अगर आपके साथ ये सारा कुछ हो रहा है, तो आपको ये जो है फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब जब इमिग्रेशन के हवाले से बात करूंगा, अगर आपके साथ ये सारा कुछ हो रहा है, तो गैदर एविडेंस। सिर्फ ये कह देना कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये इनफ नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि कई बार हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि यार कोई बात नहीं यार, ये तो इसकी तो आदत है ऐसे करना। आदत नहीं है, दिस इज़ नॉट आदत कि इसकी आदत है, ये आप पे चीखती है, चिल्लाती है, ये आपको मारती है। दिस इज़ नॉट आदत, दिस इज़ डोमेस्टिक अब्यूज़। यू नीड हेल्प। एक वो क्या शेर है कि वो जो रूठे तो चुपचाप बैठे रहे हम भी, वो जो रूठे तो चुपचाप बैठे रहे हम भी, एक बार मना लेते तो रोज खफा होते। शेर सुना हुआ आपने ये? वो जो रूठे तो चुपचाप बैठे रहे हम भी, एक बार मना लेते तो रोज खफा होते। यानी कि जब आप एक बार मार खा लेते हैं तो फिर आपको रोज मार खानी पड़ती। सो यू नीड टू टेक एक्शन ऑन सर्टेन थिंग्स जहाँ पे आपको लगता है कि डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रही है।
क्योंकि करने वाले को भी शायद ना पता हो कि वो आपके साथ डोमेस्टिक अब्यूज कर रहा है। अच्छा, एविडेंस, मैसेज जो थ्रेट्स, अगर आपको कोई ऐसे मैसेज आए हैं थ्रेट्स वाले, फोटोज ऑफ इंजरीज, अगर आपको कोई इंजरीज हुई हैं, पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट्स, अगर आपने पुलिस को रिपोर्ट की, मेडिकल रिपोर्ट की है, स्टेटमेंट फ्रॉम अदर्स, अपने जो साथ वाले हैं उनसे स्टेटमेंट है जिनके सामने आपके साथ डोमेस्टिक अब्यूज हुआ है। योर सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन कलेक्टिंग एविडेंस। तो एविडेंस को छोड़े, अगर नहीं है आप अपनी सेफ्टी को पहले देखिएगा। फाइंड सेफ अकोमोडेशन, कहीं पे आप मूव हो जाएं। डोमेस्टिक अब्यूज रेफ्यूजीज आर अवेलेबल, some support is available even if your immigration status is not there. Talk to someone you trust. अच्छा, फैमिली मेंबर से बात करें, जीपी से बात करें, और अपने जो you are not alone in this. Trust me, you need help. If you need help, you need to speak about it. Important reminder यही होगा, your immigration status should never be used to control or threaten you. आपका इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो आपको इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको कंट्रोल किया जाए और या थ्रेटन किया जाए। देयर आर प्रोटेक्शंस इन प्लेस टू हेल्प यू स्टे सेफ। व्हाई डोंट पीपल जस्ट लीव? लीविंग कैन बी डेंजरस एंड कॉम्प्लिकेटेड। फियर, मनी, चिल्ड्रन एंड कंट्रोल ऑल प्ले अ रोल। लोग छोड़ क्यों नहीं देते यार? अगर आप, इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज, व्हाई डोंट यू जस्ट लीव? So there could be many reasons. For example, leaving, जिसके अंदर fear आ जाता है, जिसके अंदर पैसे आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, या इस तरह की और चीज़ें आ जाती हैं। So अगर आप victim हो तो you need to do something about it. You cannot just stay like this. Can men be victims? सवाल मेरे पास आया कि क्या मर्द भी इसके विक्टिम हो सकते हैं? तो आजकल जो देखने में आ रहा है वो ज़्यादातर मर्द नजर आते बेचारे इस चीज़ के विक्टिम है। यूके के अंदर, यूके में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो बाकी कंट्रीज है वहाँ पे हो सकता है ख़वातीन हो, लेकिन इस कंट्री के अंदर ज़्यादातर मर्द हजरात ही विक्टिम है। कैन आई बी डिपोर्टेड इफ़ आई रिपोर्ट अब्यूज़? कि भाई अब प्रॉब्लम क्या है कि चाहे वो मर्द है या औरत है, अगर उसका इमिग्रेशन का मसला है और वो रिपोर्ट करता है तो उसको क्या डिपोर्ट कर देंगे? नॉट ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है। देयर आर प्रोटेक्शंस एंड लीगल एडवाइस अवेलेबल। व्हाट इफ आई हैव नो मनी और नो वेयर टू गो? अगर आपके पास पैसे भी नहीं है और कहीं जा भी नहीं सकते, सपोर्ट सर्विसेज कैन हेल्प विद हाउसिंग एंड बेसिक नीड्स। आपको ये मिल सकता है, तो इसकी आप फिक्र ना। डोमेस्टिक अब्यूज इज अबाउट कंट्रोल, सिंपल इज दैट। मैं आपको इसको कह लें कि जिन कूजे में बंद कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं आपको कि भाई डोमेस्टिक अब्यूज इज सिंपली अबाउट कंट्रोल। समवन वांट्स टू कंट्रोल यू, समवन से टू यू, और यू कैन नॉट गो एंड अटेंड एन इवेंट। आप किसी इवेंट पे नहीं जा सकते, आप अपनी सहेलियों के साथ नहीं जा सकते, आप अपने दोस्त के साथ नहीं जा सकते, आप किसी शादी पे नहीं जा सकते, आप कोई जॉब करना चाहते हो आप जॉब नहीं कर सकते। तो कंट्रोल करना जो है वो डोमेस्टिक अब्यूज है, नॉट लव। कंट्रोल इज, कंट्रोलिंग समवन इज नॉट लव, इट्स अ क्लियर डोमेस्टिक अब्यूज। यू डिजर्व टू बी सेफ एंड हेल्प इज अवेलेबल। तो आज के लिए जो डोमेस्टिक अब्यूज का जो मुद्दा बयान किया गया है वो यही है सिंपली कि इफ समवन इज ट्राइंग टू कंट्रोल, इट्स नॉट अ लव। लव में, प्यार में, मोहब्बत में आप किसी को कंट्रोल नहीं करते, आप उसको उसकी ज़िंदगी जीने देते हैं, उसको खुश रहने देते हैं, ना कि आप उसको जो है वो कंट्रोल करें कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, या तुम ये कर सकती हो, ये नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, स्पेशली in the UK. It's not love. Don't call it a love. It's a clear domestic abuse. And immigration status, your immigration status should not be used as to hold you कि भाई आपको जो है वो ब्लैकमेल किया जाए। If that is the case, you need to speak with someone.
नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर रिपीट कर देता हूं मैं 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन पूछना था जी। मेरे को ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन करनी है, बरोबर? जी। तो मेरे पास अभी फंड अनसफिशिएंट है, तो क्या मैं किस्तों में थोड़ी थोड़ी करके मैं होम ऑफिस को पे कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, और कुछ? और कुछ नहीं है सर। चले ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं आपसे, सारी मैंने सही समझ नहीं लगी आप दस्या कि आप सवाल सारा। जी अब्दुल सत्तार साहब, तुसी की पूछया सी, मेरे को दोबारा पूछ लो सर प्लीज। मैं पूछया सी कि हस्बैंड वाइफ पाकिस्तान तो आए वर्क परमिट ते सर मैं पता चल, देखो मैं ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੰਪਲੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਡਿਵੋਰਸ ਤੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ जी। अगर डिवोर्स हो गई है तो उन्हें इत्थे डिवोर्स लैन की जरूरत नहीं है फिर। जी जी ठीक है, थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर पाकिस्तान मैं वो उस जो मैं जवाब दिता ਉਹਦੇ ਚ मैं दस्या है कि अगर ਤੁਸੀਂ डिवोर्स ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ एक्सेप्टेबल है। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इनका सवाल था वो मैंने पहले जवाब दिए थे। इनका सवाल ये है कि अगर किसी की यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजे पे आए, डिपेंडेंट आए, शादी करके आए और वो उसके बाद पाकिस्तान में डिवोर्स कर लेते हैं तो क्या वो एक्सेप्टेबल है अगर उन्होंने दूसरी शादी करनी है यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन के साथ? तो जी बिल्कुल वह एक्सेप्टेबल है अगर वो वहाँ पे नादरा के साथ रजिस्टर्ड है, यानी कि दूसरी शादी जो वहाँ पे आपने की थी वहीं पे आपने कोर्ट से डिवोर्स कर ली। तो अब आप वो डिवोर्स सर्टिफिकेट आपको क्या चाहिए होगा? मैरिज सर्टिफिकेट एंड देन द डिवोर्स सर्टिफिकेट। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगला सवाल मौजूद है। वो सवाल ये है कि सवाल ऐसे है कि यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, जिनका सवाल है कि वो ये कह रहे हैं कि जी अगर आपके पास जो है वो पैसे नहीं हैं, ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करनी है, तो क्या आप किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में जो है वो होम ऑफिस को पैसे दे सकते हैं? जी ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपने ह्यूमन राइट्स की बेस पे जो है वो अपनी एप्लीकेशन करनी है, तो पहले आप एक और एप्लीकेशन करेंगे जिसका नाम है फ़ी वेवर। पहले आप अपनी फ़ीस माफ़ करवाएंगे और उसके बाद आप जो है वो अपनी मेन ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इंस्टॉलमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपनी अगर आपके पास किसी के पास भी, अगर लेट से कोई भी बंदा जो है यहाँ पे ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन करना चाहता है एंड ही डज नॉट हैव मनी। अच्छा, ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन से आपको बता दूं कि जो फीसें इंक्रीज़ हुई हैं उसके अंदर जो है ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन की फीसें भी जो है वो इंक्रीज़ हो गई हैं। पहले वो 1321 पाउंड थी, अब वो 1407 पाउंड हो गई, यानी कि 1407 पाउंड जो लास्ट हमने पे की है वो 1407 पाउंड पे की है। चाहे वो आपकी फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन है, FLRFP प्राइवेट लाइफ के ऊपर, या पेरेंट रूट, चाइल्ड रूट, ये फ़िलहाल जो चल रहा है वो 1407 पाउंड चल रहा है एप्लीकेशन फ़ी। और अगर आपके पास नहीं है तो पहले आप उसको माफ़ करवा सकते हैं और फिर आप जो है अपनी मेन एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। सर कैसा? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा
क्वेश्चन ये है कि मैंने ना स्पाउस वीजा अप्लाई किया था और वो रिफ्यूज हो गया था, तो फिर राइट ऑफ अपील मिला था। ठीक है, तो अभी सर स्केलेटन आर्गुमेंट्स का होमस की तरफ से डायरेक्शन आ गया, तो सर इसके बाद स्केलेटन आर्गुमेंट सबमिट करने के बाद कितना टाइम और लग सकता है डिसीजन आने में? चले मैं आप बंद करें फोन, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि इन्होंने जो है वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था जो रिफ्यूज़ हो गया, और उसके बाद इन्होंने अपील की है, और अपील के अंदर जो है वो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जी आप अपना स्केलेटन आर्ग्यूमेंट और जो भी एविडेंस है वो अपलोड कर दें। अच्छा, इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, वो जब आप अपलोड कर देंगे तो कोर्ट फिर रिस्पोंडेंट को, आप अपेलेंट हैं, रिस्पोंडेंट यानी कि होम ऑफिस से कहेगी कि ये बंडल जो है वो रिव्यू करो। रिव्यू करने के बाद आप देखो कि आपने इनको वीज़ा देना है कि नहीं देना। अगर वो जब वो रिव्यू करते हैं, रिव्यू के बाद वो डिसाइड करते हैं कि जी आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। अगर वो कहते हैं कि जी हाँ ठीक है, आप अपील विड्रॉ कर लें, हम इसको रिकंसीडर करते हैं, तो दैट इज़ वन वे ऑफ गोइंग थ्रू। एंड सेकंड इज़ कि वो कहते हैं जी नहीं, हमने रिव्यू किया, हम नहीं समझते इसका वीज़ा बनता है, तो वो केस को आगे ले जाते हैं, यानी कि फर्दर लेके जाते हैं, और वहाँ पे आपको जो है वो फिर हेयरिंग की डेट आती है। तो ये है इसका प्रोसीजर। कितनी देर लग सकती है? इट कैन टेक 6 मंथ्स, 1 ईयर, कुछ भी टाइम लग सकता है, डिपेंड हाउ बिजी द कोर्ट्स आर। ठीक है, मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर रिपीट कर देता हूं मैं, 07727347212। अगर आपका कोई भी सवाल है यूके इमिग्रेशन के हवाले से तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं। हमने बात कर ली है आज नेशनलिटी के ऊपर और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट, मेरे पास एक सवाल ऑलरेडी मौजूद है इसके हवाले से कि जी 7 साल के रूट के हवाले से, कि क्या सिर्फ उसी बच्चे का अप्लाई किया जा सकता है जो जिसको यहाँ पे 7 साल हो गए, या उससे पहले भी जो बच्चा यहाँ पे बोर्न हुआ है उसके लिए एप्लीकेशन की जा सकती है? सो द शॉर्ट आंसर इज़ यस जी, बिल्कुल। अगर खुदा न खास्ता बच्चे को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको जो है वो पहले भी उसकी एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। चांसेस आर नॉट दैट ग्रेट, इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते, लेकिन क्या आप एप्लीकेशन कर सकते हैं? तो यस, एप्लीकेशन आप ज़रूर कर सकते हैं। प्लीज़ डू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस बिफोर यू मेक अ डिसीजन कि आपने बच्चे की एप्लीकेशन अभी करनी है या आपने 7 साल का वेट करना है। जैसा कि आपने सुना होगा कि 7 साल का जो रूट है वो बदलने जा रहा है, वो चेंज होने जा रहा है, तो तब क्या होगा? तो उसके अंदर यह है कि अगर आपका बच्चा अभी यहाँ मौजूद है तो अब आपको 7 साल वेट करने की ज़रूरत एज सच नहीं है। अगर आपकी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो आप पहले भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लाइव के अंदर। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। ये सर मैंने कुछ उस दिन से किया था, लेकिन आज फिर मैं जो थी ओवर स्टे थी एंड 10 ईयर पार्टनर रूप पे हूँ जी। अभी मैंने ILR के लिए अप्लाई किया है। ये जो सूटेबिलिटी है मुझे अफेक्ट करेगा या ILR हो जाएगा? अच्छा, आप यहाँ पे ओवर स्टे थी, उसके बाद आपने 10 ईयर रूट पे गई और अब आपने 10 ईयर रूट पे आपने ILR अप्लाई किया है, तो क्या ओवर स्टे होना आपकी सूटेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा कि नहीं, ये आपका सवाल है जी। और सर मैंने ये भी सुना था कि जो 6 मंथ से ज्यादा ओवर स्टे है उनको कह रहे हैं कि 20 साल वेट करना पड़ेगा। 6 मंथ से ज्यादा? जी जी, प्रपोजल में वो जो शबाना ने कहा था वो। ठीक है, चले मैं आपको अभी इस सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है? थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि इन्होंने अपना ILR जो है वो अप्लाई किया हुआ है और ये ओवर स्टे थी, उसके बाद 10 ईयर रूट पे की, तो क्या इनको कोई सूटेबिलिटी का इशू हो सकता है? देखें जी, मेरे नॉलेज के मुताबिक तो नहीं
हो सकता, क्योंकि आपने अपने 10 ईयर पूरे किए हैं और 10 ईयर के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ILR, और अभी तक ऐसा मेरे सामने तो कोई केस नहीं आया जिसको उन्होंने इस वजह से रिफ्यूज़ किया हो। और जो दूसरी बात आपने की है कि जी 6 मंथ्स और मोर वाले जो है उनको 20 ईयर्स पे डाल रहे हैं, तो ऐसा भी मेरे सामने कोई केस नहीं है, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ताला आपका ILR आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं UK इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर रिपीट कर देता हूँ 07727347212। और अब नेक्स्ट जो मैं मूव ऑन होने वाला हूँ वो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन होने वाला हूँ। और वो टॉपिक क्या है हमारे पास के पार्टनर रूट अपेंडिक्स FM के ऊपर हम बात करेंगे कि जो लोग यहाँ पे ब्रिटिश हैं, जो जिनके पास सेटल स्टेटस है, अगर उनके हस्बैंड यानी कि उनके पार्टनर्स के पास वीज़ा नहीं है, वो ओवरस्टेयर हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। UK इमिग्रेशन का मसला एक ऐसा मसला है जिसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि आप सुबह का नाश्ता भी बाद में करें, पहले आप इस मसले का हल करें। और अच्छा, शुरू कर देते हैं। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि अंडर अपेंडिक्स FM a person normally needs to have a valid immigration status in the UK and not be an overstay। ये एक जनरल रूल है कि अगर आपने पार्टनर रूट पे जाना है इनसाइड द UK, आपने एप्लीकेशन कर ली है, तो आपके पास जो है वो वैलिड इमिग्रेशन स्टेटस होना चाहिए, आपको यहाँ पे ओवरस्टेयर नहीं होना चाहिए। बट देयर आर की एक्सेप्शंस that allow overstays to apply from inside the UK। There are exceptions available जिसके तहत आप कर सकते हो। Exceptions हमारे पास मौजूद हैं जिसके अंदर आप कर सकते हो अगर आपके पास यहाँ पे इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है तो। The key exception, जो की एक्सेप्शन है वो क्या है? EX1 वेरी इंपॉर्टेंट। EX1 जो है अपेंडिक्स FM की एक दिस इज योर मेन लीगल गेटवे। ये आपका मेन लीगल गेटवे है। अगर आप यहाँ पे ब्रिटिश हो और आप के पास सेटल स्टेटस है और आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, अनमैरिड पार्टनर के पास जो है वो वीज़ा नहीं था, वो ओवरस्टेयर था, तो ये EX1 जो है वो यूज़ किया जाता है। एंड ओवरस्टेयर कैन स्टिल सक्सीड इफ दे मीट EX1 applies where the applicant has a genuine and subsisting relationship with a British citizen or a person with a settled status in the UK। अच्छा, इसी तरह से जो आइदर चाइल्ड रूट पे हो और पार्टनर रूट पे हो, आपको दिखाना क्या होता है कि आपके इंसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स की बात करते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट कि क्या अगर आप ब्रिटिश हैं और आपके पास सेटल स्टेटस है, तो क्या आप अपने पार्टनर को या अपने बच्चे को जो है वो दिला सकते हैं वीज़ा ओवरस्टेयर को? जी, आंसर इज़ यस, बिल्कुल दिला सकते हैं EX1 को यूज़ करते हुए। लेकिन आपको दूसरा है कि आपको जो है वो इंसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स जो है वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अब उसके ऊपर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि यस इट इज़ पॉसिबल है कि भाई अगर आप यहाँ पे ओवरस्टेयर हैं और आपके हस्बैंड या वाइफ के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है या सेटल स्टेटस है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि आई विल गो इवन फर्दर कि अगर आपके पार्टनर के पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी है या स्टूडेंट वीज़ा भी है या कोई भी वीज़ा ऐसा मौजूद है जो कि रूट टू सेटलमेंट है, तो वो भी जो है अपनी एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स बेस के ऊपर कर सकता है। बट दिस इज़ नॉट अपेंडिक्स FM। अंडर अपेंडिक्स FM की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं ब्रिटिश सिटीज़न या उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसके पास यहाँ पे सेटल स्टेटस है। ओवरस्टेइंग व्हेन इज स्टिल अलाउड, कब ये ओवरस्टेइंग अलाउड है वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उसकी क्या है? अब जो नई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है आपकी 29,000 होनी चाहिए। लेट्स से अब मैं ये जो इसकी एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, ये मैं जेन्युइन रिलेशनशिप आपका हो और सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आप
जो है बाकी सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ पूरी नहीं कर रहे, वो है कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो 29,000 है। थ्रेश होल्ड इनिशियली यू आर यूजली ग्रांटेड 10 ईयर रूट, आपको 10 साल के रूट पे डाला जाता है। और हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। जी कीजिए। जी, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और मैं जो है वो अपनी सिस्टर को पाकिस्तान से बुलवाना चाह रही हूँ विजिट वीजे पे। उसकी 2 बेटियां हैं, तो दोनों बेटियों के पास कनाडा की नेशनलिटी भी है, पासपोर्ट भी है, सारा कुछ है। तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और बच्चियों के लिए मुझे मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? आप उनको विजिट पे बुलाना चाहती हैं हमें? जी, विजिट पे। और बच्चियां उनकी कनाडा में? कनाडा की नेशनलिटी है उनके पास, लेकिन माँ के पास नहीं है, माँ के पास पाकिस्तानी है, तो बच्चियों के पास पासपोर्ट और वो सारा कुछ कनाडा का है। ठीक है, आप उनको स्पॉन्सर करना चाहती हैं, आप ये कह रही हैं? जी जी, मैं उनको स्पॉन्सर करना चाह रही हूँ। चले, मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। थैंक यू। जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि ये अपनी सिस्टर को जो है वो यहाँ पे स्पॉन्सर करना चाहती हैं, विजिट पे बुलाना चाहती हैं, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? देखिए, विजिटर वीज़े के ऊपर जो है रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल हैं। दे आर 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1 कि आप का जो पर्पस ऑफ विजिट क्या है, और दूसरा कैन यू अफोर्ड इट और नॉट, टू एक्चुअली असेस कि यू आर अ जेन्युइन विजिटर rather than कि आप यहाँ पे आके रहना चाहते हैं। तो अब इसके अंदर आपको 2 चीज़ें साबित करनी है। अगर आप अपना एंट्री क्लियरेंस वीज़ा, विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या आप अपनी मदर के लिए, फादर के लिए, सिस्टर के लिए, किसी के लिए भी आप अपना जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने 2 चीज़ें उसके अंदर शो करनी होती हैं। नंबर 1 कि आपके पास पर्पस क्या है जाने का। नंबर 2 कि अफोर्डेबिलिटी क्या है। अफोर्डेबिलिटी के अंदर अगर आप कहते हैं कि जी मैं सारा कुछ स्पॉन्सर कर रहा हूँ, टिकट मैं दूंगा, सब कुछ मैं दूंगा, तो फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? नंबर 1 तो आपको अकोमोडेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए कि भी वो यहाँ पे आएंगी, मेरे पास रहेंगी, सो आइदर टेनेंसी एग्रीमेंट और मॉर्गेज स्टेटमेंट, वन और द अदर। दूसरी बात, अच्छा, अगर आपके पास 3 रूम हैं, तो बेहतर तो ये है आप किसी भी एस्टेट एजेंट से एक लेटर ले लें जो ये कहे कि जी इनके पास सफिशिएंट जगह अवेलेबल है, जिसके अंदर जाके जो है ये एक गेस्ट को रख सकते हैं। तो ये दैट इज़ अनदर प्लस पॉइंट। ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। फिर अगर आप जॉब कर रही हैं, तो लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर कि आपकी जॉब जो है परमानेंट है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, और आपकी जो है टोटल पे कितनी है। इसके अलावा आप अपनी पे स्लिप्स लगाती हैं, और इसके अलावा फिर आप लगाएंगे जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होंगी, और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लगाना मत भूलिए। लोग सब कुछ लगा देते हैं, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप भूल जाते हैं कि जी वो आपकी मदर है। और उसके अलावा अगर उनकी तरफ से जो है मदर के पास कोई प्रॉपर्टी है और उनकी जो टाइज वहाँ पे मौजूद हैं, वो सारा कुछ अगर आप लगा सकती हैं, तो वो भी आप लगा दें। तो इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड केस। जो है जो ओवर 60 होते हैं, उनके लिए स्पेशली जो है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि दे नो कि यार दे आर रिटायर्ड पीपल, और उनके पास जो है वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसलिए वो आप उनको जो यहाँ से स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे अभी कर सकते हैं। मैं आपके साथ 10 मिनट और 10 मिनट्स मोर रहूँगा, उसके बाद मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आज लाइव जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं तो यूजुअली 1 घंटे के लिए आता होता हूँ, लेकिन आज 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो हमारे पास टॉपिक्स थे वो 3 थे, वो भी कवर करने थे, और साथ साथ आपके सवाल भी लेने थे। तो 10 मिनट और आपके साथ, और फिर इंशाल्लाह आपसे इजाज़त। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्वेश्चन है छोटा सा कि मेरी सितंबर में ILR है, मेरी वाइफ ब्रिटिश है और मैं स्पोज वीजा पर हूं। जी जी तो अभी रिसेंटली मैम शबाना ने कोई कहा है कि वो इंग्लिश टेस्ट B2 कर रही है इसके लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी जब मेरी एक्सटेंशन हुई थी तो मैंने B1 पास किया था ठीक है ट्रिनिटी कॉलेज से। ठीक है। तो क्या मुझे ILR के लिए B2 करना पड़ेगा या मैं एज इट इज B1 पे अप्लाई कर सकता हूँ फॉर माय ILR? अच्छा, आपका सवाल ये है कि ये जो नए रूल्स, जो नए लॉ चेंज हो रहे हैं जिसके अंदर टेस्ट जो है वो B1 से B2 किया जा रहा है, आप उसमें फॉल होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये जो लॉ आ रहा है, जो रूल आ रहा है, ये 2027 से आ रहा है, गालिबन मार्च 2027 से। तो उससे पहले अगर आप अपना ILR अप्लाई करेंगे जो कि सितंबर 2026 में है, तो आपका वही जो है वो B2 वाला चलेगा rather than के B1 वाला। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने यही कहा है ना कि आपने जो करंट वाला किया हुआ, कौन सा किया हुआ है आपने? मैंने सर B1 किया है। अच्छा, आपका वही, सॉरी, तो आपका B1 ही चलेगा। B2 जो है वो जो है मार्च 2027 से गालिबन हो रहा है। इतना मैं श्योर हूँ कि वो नेक्स्ट ईयर से हो रहा है, वो अभी नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, इनका सवाल ये था, ये तो मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ यार, ये B1 से B2 हो रहा है इंग्लिश टेस्ट, लेकिन ये अभी नहीं हो रहा, ये मार्च 2027 से हो रहा है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन डेफिनेटली 2027 से ही हो रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम सर, मैंने पूछना था कि मैं स्किल वीजा पे हूँ जी तो मैंने ना अपने हस्बैंड का वीजा अप्लाई किया था, तो वो थोड़ी ना मिस्टेक हो गई थी एप्लीकेशन में। ठीक है। तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया था, तो फिर किसी सोलिसिटर से मैंने अप्लाई करवाया, उन्होंने उस एप्लीकेशन को भी दोबारा देखा, न्यू एप्लीकेशन डाल दी। तो मेरे IHS जो है वो 2 दफा पे हो गई, और जो दोबारा सोलिसिटर ने एप्लीकेशन की थी उससे वीजा भी ग्रांट हो गया। ठीक है। तो वो IHS जो है वो वापस नहीं आ रही, मैं उनको ईमेल भी किए हैं, कॉल्स भी किए हैं, तो इसका कुछ बताएं कि आ सकती है? चले, मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इनका सवाल ये है कि जी इन्होंने एक एप्लीकेशन की जो जिसमें इन्होंने मिस्टेक कर दी, इन्होंने फ़ीस पे कर दी और IHS भी पे कर दी, और फिर इन्होंने किसी सोलिसिटर से रब्ता किया, और उसके बाद जो है उन्होंने दोबारा से IHS पे किया, दोबारा से फ़ीस पे किया, तो क्या वो IHS वापस आ जाएगा? जी बिल्कुल, आपका IHS वापस आ जाएगा। यूजुअली IHS वापस आ जाता है, क्योंकि अगर आप 2 बार IHS पे कर देंगी तो 2 बार में से वो सिर्फ 1 बार ही रखते हैं, एक जो है वो वापस आ जाता है। आप उनको ईमेल दोबारा से करें, समटाइम्स इट कैन टेक लॉन्गर देन उनका जो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और उनका मेरा ख्याल है फ़ोन नंबर भी है, आप उनको फ़ोन भी कर सकती हैं टू गेट योर IHS बैक। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं UK इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम। ठीक है। जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये है कि ना मेरी फ्रेंड है, उसने ना इधर छुपा के शादी की है। जो पहला हस्बैंड है उसकी पहली बीवी है, तो इसने ना दूसरी शादी की उसने ना निकाह रजिस्टर किया है ना, और कुछ किया, अभी बच्चे भी आया, तो इसका क्या प्रोसेस है, प्लीज मुझे बता दें। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा ये आपके सवाल को पहले समझ लूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। आपकी फ्रेंड जो है वो फीमेल फ्रेंड है? जी 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 जी। अच्छा, उस फीमेल फ्रेंड ने किसी और मेल से शादी की है, उसका क्या स्टेटस है जिससे शादी की है? दोनों ब्रिटिश हैं। दोनों ब्रिटिश हैं, और उससे उन्होंने शादी किया है, और शादी करने के बाद उनका एक बच्चा भी हो गया। वो उस मर्द की भी कहीं शादी हुई है पहले? जी जी जी, उसके भी बच्चे हैं। अच्छा, उसके भी बच्चे, इसके भी बच्चे, इसकी भी, इसका हस्बैंड है ये वाली आपकी फ्रेंड का? नहीं नहीं नहीं, इनका नहीं। अच्छा, इसने छुपा के किया है शादी। नहीं छुपा के तो किया है, लेकिन इनका हस्बैंड है कोई? नहीं 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 नहीं। ये सिंगल थी? जी जी जी। अच्छा, ये सिंगल मॉम थी, और इन्होंने किसी और ब्रिटिश बंदे से शादी की जिसमें से आप बच्चा भी हो गया। जी जी। अच्छा, ठीक है।
तो अब छुपाने वाली कौन सी चीज रह गई जब वो इतना बड़ा एविडेंस जो है दुनिया के सामने आ गया, तो इसमें छुपा तो तो कुछ नहीं अभी रहा। नहीं, वो ये है कि बंदा बोलता है कि माँ का नाम नहीं दूंगा, बच्चे को अपना नाम दूंगा, माँ को नहीं दूंगा ना, यही मसला है। अच्छा, तो बच्चा बाप के पास कैसे चला गया? नहीं, वो ये है कि वो पहले तो ये बच्चा पैदा हुआ तो पहले हस्बैंड जो बीवी थी उसका नाम नहीं दे रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बीवी है उस बंदे के पास। ओके। जो सेकंड वाइफ है उसको नाम नहीं दिया है। अभी बच्चा आया, उसका क्या प्रोसेस है? अच्छा देखिए ना, देखिए मेरी बात से, क्या आप इमिग्रेशन के हवाले से पूछ रही हैं या आप इस हवाले से पूछ रही हैं कि बच्चा किसके साथ रहेगा? नहीं, इसके पास ऐसे नहीं, मैं इमिग्रेशन के हवाले से पूछती हूँ क्योंकि उसका अभी बेफार्म आगे बनने वाला है, वो किस प्रोसेस से बनेगा। जब तो बच्चा पैदा किधर हुआ है? पाकिस्तान में? इधर पर। अच्छा देखिए, इधर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। देखिए, माँ भी ब्रिटिश है, बाप भी ब्रिटिश है, बच्चा पैदा हुआ है वो बाय बर्थ ब्रिटिश है, रिगार्डलेस उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई। हाँ, ये जैसे शादी होती है ना, वो नहीं हुई है। डजंट मैटर। देखिए, इवन द लेजिटिमेट चाइल्ड इज बाय बर्थ ब्रिटिश एज लॉन्ग वन ऑफ द पेरेंट इज ब्रिटिश। तो इधर तो दोनों ही ब्रिटिश है, ठीक है। और दूसरी बात रह गई कि भाई जब वो हॉस्पिटल में उसका मैटरनिटी रिकॉर्ड सारा होगा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर माँ का नाम तो आता ही आता है ना, उसका तो आना ही होता है। बाप का नाम आप छुपा सकते हो, माँ का नाम नहीं छुपा सकते आप बर्थ सर्टिफिकेट। वो यही बात है ना, बाप बोलता है कि मैं बच्चे को अपना नाम दूंगा और जो बीवी है उसको नाम नहीं दूंगा। नहीं, वो तो ये कर नहीं सकता ना, क्योंकि माँ का नाम वहां पे आना ही आना है, बाप का नाम ये तो आप उनकी आपस का मसला है कि वो बच्चा किसके पास रहता है। लेकिन वो तो बच्चा तो ये है कि मेरे फ्रेंड के पास रहेगा, वो उधर ही रहेगा। जी, मैं ये मतलब कोशिश करती हूँ कि इसका हुकूक कहाँ जाएंगे, ये क्यों छुपा रहे। हम कहते हैं कि आप आगे निकलो, निकाह शो करो ताकि पहले जाए तो जाए, ये वाला जो है उसको लीगल हक मिले माँ बाप दोनों का। देखिए, वो उसका जो बच्चे का राइट है ना, वो कोई नहीं ले सकता। उसका लीगल राइट जो बच्चे का है वो बाय बर्थ उसके अपने राइट्स हैं। जहां तक रह गई अपना उनके राइट की बात, आपकी जो फ्रेंड है, अगर उनकी शादी नहीं हुई तो उनके लीगल राइट्स नहीं बनेंगे। आपके जो उसके जो हस्बैंड है, सो कॉल्ड हस्बैंड के ऊपर जो है उसके राइट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे उनकी लीगल मैरिज नहीं हुई। लेकिन बच्चा चाहे लेजिटिमेट चाइल्ड है, यानी कि वो चाहे शादी के बगैर हुआ है, उसके राइट्स वही रहेंगे, ठीक है। ये मैं यही बोल रही हूँ ना क्योंकि हम जो पाकिस्तानी है तो यही कहते हैं कि हम दोनों हो तो अच्छा है। नहीं तो आज शादी नहीं की उसने, आप कह रहे हो शादी कौन सी रिलीजियस मैरिज की उसने? जी, हम ये मुस्लिम है ना। अच्छा ठीक है, रिलीजियस मैरिज कर ली है। तो अब आप ये कह रही हैं कि उस बच्चे का तो मैंने आपको बता दिया, रिगार्डलेस रिलीजियस मैरिज की थी या नहीं की थी, ही और शी इज बाय बर्थ ब्रिटिश। क्योंकि वो जो है वो लोगों ने ना निकालना जो था, वो पाकिस्तानी जो होता है एंट्री किया ही नहीं है, ऐसे ही जब मांगा तो कहता है हमारे पास नहीं है, ये है वो है। तो वो जो फ्रेंड है उसको नाम ही नहीं दे रहा, वो उसको अंधेरे में रखा है। दूसरी बीवी उसके पास भी सिस्टम है, ये वो बस पता नहीं। अभी बच्चा आया, इस वजह से बड़ी कंफ्यूज है वो भी। तो आप दूसरी बीवी को बता दें, दूसरी बीवी को फोन करके बताए, उसको पता है दूसरी बीवी को कि इसकी नहीं ना, वो भी छुपा के रखा है, उसको भी अंधेरे में रखा है, इसको भी अंधेरे में। ये कुछ बोलना चाहती मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा, तो बदमाशी चल रही है इसके अंदर। इसका कोई हल नहीं है, मुझे प्लीज बता दें, मैं काफी दिनों से नहीं आप अच्छा इसका क्या हल आप निकालना चाहती हैं? पहले तो मैं देखिए, आपका पहला सवाल ये था कि बच्चा, देखिए अगर तो दोनों में से एक पेरेंट भी ब्रिटिश है तो बच्चा तो बाय बर्थ ब्रिटिश हो गया, ये खत्म हो गया। जो बच्चे के राइट्स बनते हैं, कह लें कि वो उसको मिलेंगे, चाहे वो शादी हुई है कि नहीं हुई। अब आपका इसके बाद क्या सवाल है, ये मुझे बताएं जरा। मुझे ये सवाल है इसके बाद कि हम जो रिलीजियस का सिस्टम है, क्योंकि हम मुस्लिम है, हमारे जो फ्रेंड है उसको भी हस्बैंड का नाम मिलना चाहिए ना। हमें ये है क्योंकि छुपाए क्यों, इस मुल्क में रह के छुपाए क्यों? हस्बैंड का नाम कैसे वो दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही लीगल शादी हो सकती है ना, दो हो नहीं सकती। इसका कोई वो नहीं है सिस्टम की। ये तो आपकी फ्रेंड, ये देखिए ये तो आपकी फ्रेंड बताएगी ना कि छुपा के क्यों किया है। अब लीगल एक्शन तो कोई ले नहीं सकते, क्योंकि जो भी उन्होंने किया विद कंसेंट किया। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी लीगल एक्शन रिक्वायर्ड एज लॉन्ग दे बोथ डिड व्हाट
एवर दे डिड विद कंसेंट, तो लीगल एक्शन तो हो कोई नहीं सकता। अब बाकी रह गई कि दुनिया के सामने उसको एक्सेप्ट करना है, तो ये भी उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। इसके ऊपर कानून क्या, कानून तो खामोश है, कानून क्या कह सकता है जब तक कि आपकी फ्रेंड जो है ये ना कहे कि भाई इसने मेरे साथ जो किया वो विदाउट कंसेंट किया है, तो आप मुझे नाम दीजिए। क्योंकि उसको नाम ही नहीं दे रहा ना, आगे से कहता है मैं आपको नाम नहीं दूंगा, बच्चा है उसको नाम, वो तो माँ भी दे सकती है ना बच्चे को नाम। नहीं, बच्चे को नाम तो देखे, वो तो बच्चे को तो नाम मिलना ही मिलना ना। वो तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से जब आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो वहां पे माँ का नाम तो लिखा होगा ना। तो बाप का नाम आपकी मर्जी होती है, बाप का नाम दे या ना दे। अच्छा, जी चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, चले, थैंक यू। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, तो अब ये मैं लास्ट कॉल लेने वाला हूं और उसके बाद आपसे चाहूँगा इजाज़त। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 0772734712। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 0772734712। अगर आपका यूके इमिग्रेशन के वाले से कोई भी सवाल है तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी। अगर ये जो कैनियर रूट वाला जो अगर ये कुरान से हम आए थे 2017 में, ठीक है, तो अब हमारा 10 ईयर रूट पूरा होना है 2017 में, 7 में है नहीं जी। तो अब हमारी अब आखिरी हमने अप्लाई किया हुआ है जो, तो इसका कितना टाइम लग जाता है वापस जवाब आने में? आपने 2017 में यहाँ पे आए थे और अब आपने क्या किया हुआ है? अब हमारा जो है ना अप्लाई हमने किया हुआ अपना नेक्स्ट वीजा खत्म हो गया था ना, ठीक है, नया अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, कब किया आपने अप्लाई? ये अक्टूबर में। और आपने FLRFP की यानी कि फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन की हुई स्टैंडर्ड सर्विस में? जी। चले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जितनी भी FLRFP की एप्लीकेशंस हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की भी बनती हैं, यानी कि उसमें पेरेंट रूट आ जाता है, पार्टनर रूट आ जाता है, चाइल्ड रूट आ जाता है, प्राइवेट लाइफ रूट आ जाता है, उसका अभी फ़िलहाल कोई भी स्टैंडर्ड सर्विस टाइम नहीं है। इट यूज्ड टू बी 12 months, इट्स नॉट एनी मोर। तो 12 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है जो स्टैंडर्ड सर्विस टाइम है। तो अगर आपने अक्टूबर में अप्लाई किया था तो इट कैन टेक मोर देन 12 months। अगर लेकिन देयर आर एक्सेप्शन, अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सेप्शन है जिसके अंदर आपको जाना है, अर्जेंट ट्रैवल करना है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ये आपके सवाल का जवाब। नंबर है कॉल करने के लिए 0772734712। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। अच्छा, अब एविडेंस आपको कौन कौन सा चाहिए होता है अगर आप पार्टनर रूट पे अपनी एप्लीकेशन करते हैं और आपका एक पार्टनर जो है वो ब्रिटिश है, सेटल्ड पर्सन है, लेकिन दूसरे के पास यहाँ वीज़ा स्टेटस नहीं है, तो क्या आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं? आंसर इज़ यस, जी बिल्कुल कर सकते होंगे, बट प्लीज़ डू गेट अ लीगल एडवाइस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी सर, मैं पूछना चाहती हूँ, अभी ना यहाँ पे आए हुए 6.5 year हो गया जी। तो हम अपने बच्चों के साथ आए थे, वो 18 लोग हैं, तो हम उनकी एप्लीकेशन कब कर सकते हैं? होल्ड कीजिए जरा। अच्छा यार, बोलो मेरा टाइम एक्सटेंड कर देना प्लीज, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे। हाँ, थैंक यू जी, बोलिए क्या कह रही हैं आप, दोबारा से सवाल कीजिएगा। सवाल हम ना यहाँ आए हुए, इंग्लैंड में आए हुए जी, 6 year प्लस हो गए हैं, 6 year and 4 month। ठीक है, कौन से वीजे पे आए थे आप? हम विजिट पे आए थे। ओके, ठीक है,
आप हम मतलब आप और आपके हस्बैंड जी, और साथ में मेरे 2 बच्चे। साथ में आपके 2 बच्चे, ठीक है। जी। और बच्चों की एज क्या है? मेरा बेटा को अभी 15 ईयर कंप्लीट हो गया, 2011 का बर्थ है उसका, ठीक है, जनवरी का। ठीक है, और बेटी का 2014 का बर्थ है, ओके, मई का। ठीक है। जी। तो अब आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि हम एप्लीकेशन कब डाल सकते हैं और क्या डाल सकते हैं? ठीक है, मैं आपके सवाल मैंने पे सर आपके साथ कांटेक्ट करके इतनी कोशिश की है ना कि मैं वहाँ तक, मेरे पास कन्वेंस नहीं है और मैं इतनी अवेलेबल भी नहीं हूँ कि वहाँ तक आ सकूँ। तो अभी मैंने बाई चांस आज आपकी लाइव देखी। अच्छा, चले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ और फिर आपके दूसरे सवाल का भी जवाब देता हूँ, ठीक है? चलो, थैंक यू। अच्छा जी, सबसे पहले तो इनका सवाल जो है वो ये है कि ये यहाँ पे आए हुए इनको 6 साल 4 महीने हो गए हैं और इनके 2 बच्चे हैं, वो साथ ही आए थे। तो क्या इनका कोई केस बन सकता है कि नहीं बन सकता? आंसर इज़ यस, बिल्कुल हो सकता होगा। आप को जो है एक प्रॉपर लीगल एडवाइस की ज़रूरत है। और आपको कब केस डालना चाहिए? अगेन, जब आप जब आप प्रॉपर लीगल एडवाइस लेंगी तो आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको कब डालना चाहिए। यूजुअली इन दैट सर्कमस्टांसेस कि जहाँ पे आपके बच्चों के हवाले से मैं बता देता हूँ कि लेट्स से अगर आपके बच्चे हैं वो 7 साल के होने वाले हैं 8 महीने के बाद, और आप अगर अब अपनी एप्लीकेशन करती हैं तो यू कैन यूज़ द सेम ग्राउंड्स इवन दो कि 7 साल का रूट जो है इनके ऊपर आएगा, लीव टू रिमेन आएगा, लेकिन अगर आप इनके 7 साल होने के वेट करती हैं उस वक्त तक अगर 7 साल का रूट नहीं रहता तो फिर भी तो आपने एप्लीकेशन करनी है ना, और तब भी आपने ह्यूमन राइट्स के ऊपर ही एप्लीकेशन करनी है। तो आप इसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन कर सकती होंगी, लेकिन यू नीड अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। देखिए, ये जो केसेस होते हैं ना जिनमें यहाँ पे आप ओवरस्टेयर हो गए हो, आपके बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, दे आर 4-5 things. One, the ground is that what difficulties would you face if you have to go back to your home country. Second, be in the best interest of the child जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते होगे, क्योंकि अगर 6 साल से बच्चा 7वां साल है, वो यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे स्कूलिंग कर रहा है, उसके यहाँ पे सोशल टाइज बन गए हैं, उसकी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो यस यू may apply before that, लेकिन please get a legal advice. अच्छा, अब रह गया बात कि मैं फ़ोन पे एडवाइज़ नहीं करता तो आपको आना पड़ेगा। देखिए, ये एक बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं फ़ोन पे एडवाइस ना करना, इसका सबसे बड़ा पहला मकसद तो ये है कि जी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। मेरा मानना ये है, मेरा बिलीफ ये है कि वो जो शाहरुख खान कहता है वो सही कहता है कि किसी चीज़ को चाहो और इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाए। तो वो सही कहता है कि अगर आपको वाक़ई में अगर ये आपका इमिग्रेशन का मैटर जो है आपको इतना ज़्यादा तंग कर रहा है, तो अगर आप इंडिया से पाकिस्तान से ट्रैवल करके यहाँ यूके पहुँच गई हैं तो आप बर्मिंघम से लंदन भी आ सकते हैं। वो मैं अक्सर लाइव में कहता होता हूँ कि भाई हमने मरना भी नहीं है, हम मरना भी नहीं चाहते और हमें जन्नत भी चाहिए, तो मरे बगैर तो जन्नत नहीं मिलती। यूके इमिग्रेशन का मसला आप सुबह का नाश्ता भी बाद में करें, इस मसले का हल करें। आपने यही बात जो है पहले की होती तो शायद अभी तक आपका स्टेटस हो गया होता। आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग ऑन लाइव, लेकिन आपको एफर्ट बनानी पड़ती है तभी जाके वो जो वो क्या शेर था कि अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिसको ज़माना बना गया। तो आपको जो है एफर्ट बनाएं, थोड़ी सी कोशिश करें कि आप जो है, देखें मैं अकेला ही तो वकील नहीं हूँ, बहुत सारे वकील मौजूद हैं, आप कहीं पे अपने जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे जाके करें। लेकिन इशू ये है कि बहुत सारे वकील जो है वो आपको यही कह के घर भेज देते हैं, वकील होते हैं कि नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे सुनने में आया, आई नेवर बैड माउथ अबाउट एनीवन एंड आई विल नॉट बैड माउथ अबाउट एनीवन, कि मेरे सुनने में जो आया वो ये आया कि आप लोग जाते हैं जब, तो वो आपसे कहते हैं भी तेरे 20 साल पूरे नहीं हुए, जा चला जा, 20 साल होंगे तो आ जाई, भी तेरा 7 साल का बच्चा नहीं होया, 7 साल का बच्चा होएगा तो आ जाई,
वो इससे इससे आगे बात करते ही नहीं है, तेरा केस नहीं बनता, तू चला जा भाई। ये ऐसी इसी तरह ही है कि भाई पेशेंट एक मरीज किसी डॉक्टर को जावे तो उनको भी जा तू घर चला जा, तेरा कोई इलाज नहीं है। हमारा काम तो ये है कि हम आपके लिए जो है वकील बनने का काम यही था कि भाई आपके लिए हल तलाश करें जो कानून के अंदर हल मौजूद है। कोई ऐसा हल नहीं कि जो गैर कानूनी हो, जो कानून के अंदर जो हल मौजूद है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग जी। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, आफाक साहब से बात कर रहे हैं। आफाक साहब ही बात कर रहे हैं सर। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच टाइम देने का। अच्छा जी, मेरे 2 क्वेश्चंस है। ये मुझे ILR मिला हुआ है, ग्लोबल टैलेंट पे मैं था। आफ्टर 3 इयर्स आई गॉट माय ILR, ठीक है, जनवरी 2026 में। लेकिन अब पूछना ये था कि मैं ये जो सिटीजनशिप है उसके लिए कब एंटाइटल होगा? आया कि 12 मंथ्स गुजार के मैं एंटाइटल हो जाऊंगा? अच्छा ठीक है कोई लंबा ड्यूरेशन होगा जी। दूसरा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड फिर होगा आपको 3 साल के बाद इंडेफिनिट मिल गया? जी जी, ओके ठीक है, आगे। तो इसके लिए यानी सिटीजनशिप के लिए मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, ये कि ILR यानी मैं सोल यानी फैमिली में मेरे पास ILR है। मेरे बच्चे पाकिस्तान चले गए हैं, वो मेरे साथ थे लेकिन चले गए जॉब इशू की वजह से। तो अब जो है उनको जब मैं यानी जो अंडर 16 है, क्या मैं उनको एज सिटीजनशिप ब्रिटिश सिटीजन उनको रजिस्टर करवा सकता हूँ MN1 फॉर्म के थ्रू, आइदर ILR बेस पे या सिटीजनशिप? उनके पास भी ILR है? नहीं नहीं, उनके पास तो नहीं है कुछ। वो जो पाकिस्तान में बॉर्न हुए थे और कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आए, फिर वापस चले गए। तो जो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आए थे वो कौन से वीजे पे आए थे? वो डिपेंडेंट पे थे मेरे, ग्लोबल टैलेंट। कितनी देर रहे डिपेंडेंट आपके? वो 1 साल 1.5 रहे थे। तो आपको पता है ना कि एक तो पहली तो बात है कि 6 महीने या उससे ज्यादा रहे तो वो कंटिन्यू स्टे ही टूट जाता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपके सवाल का जवाब मैं अभी देते कि जो स्पाउस वीजे पे होते हैं उनका 3 साल जो है वो उन्होंने रखा हुआ है कि वो 3 साल के बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं सिटीजनशिप के लिए। बाकी सारे रूट्स जो हैं उनको 5 साल वेट करना पड़ता है अपने सिटीजनशिप के लिए। तो आपके सवाल का जवाब तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा, आपके बच्चे ब्रिटिश सिटीजनशिप, जी बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता कि उनके लिए पहले उनके पास ILR होना ज़रूरी है और फिर जो है वो सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे केस में जो है मेरे पास तो ILR अब है। आपको 5 साल वेट करना है। आपके जब आपके 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने 450 दिन जो है वो इन टोटल कंट्री से बाहर नहीं है और लास्ट 12 मंथ में 90 डेज बाहर नहीं है। ठीक है, लाइफ इन द UK आपने किया हुआ है और साथ ही आपके पास जो है वो मेरा ख्याल है उस वक्त तो B2 की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं ये चौथे साल पे नहीं कर सकता? जी मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते, बट प्लीज डू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? आपका ऑफिस कहाँ पे बेस है? मैं इल्फर्ड में होता हूँ सर, अच्छा, लंदन में। लंदन मैं किस तरह अपॉइंटमेंट ले? इसी नंबर पे सर, जिस नंबर पे आपने मुझे कॉल की है इसी नंबर पे आप कॉल करके तो अपॉइंटमेंट बुक कर लें और फिर जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त आपके जो बच्चों को लेके आने का प्रोसेस है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ, ये 2 क्वेश्चंस मेरे होंगे, मैं दोबारा से भी लिख के आपको भेज देता हूँ अपॉइंटमेंट के वक्त। तो आप प्लीज इसको लीगली अगर पहले से देख लेंगे तो मेरी। ठीक है जी, आपकी नेशनलिटी वाला तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बच्चों वाला जो है वो आप एडवाइस ले लीजिएगा। मैं सोच रहा था कि अगर 4 साल में हो नहीं 4 साल में देखें जो डिस्क्रेशनरी तो आप जब मर्जी अप्लाई कर दें, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं, ज़्यादा चांसेस है कि वो रिफ्यूज़ कर देंगे। सो आई वुड से वेट फॉर 5 years। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जी मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। नंबर है 07727347212। आज लाइव मेरी काफ़ी लंबी हो गई है, अब मुझे जाना है
और फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से बात होगी। अच्छा, जितने भी आज सवाल हुए हैं और उनके जो जवाब हुए हैं वो सब के सब जो है वो हम अपलोड कर देंगे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया होगा तो आप मुझे जो है वो मंडे वाले दिन, जिन लोगों ने मुझे जो है फॉलो नहीं किया हुआ वो मुझे फॉलो कर लें, और इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन जो है हम इसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा 7 ईयर चाइल्ड, क्या आपको 7 साल वेट करने की ज़रूरत है अगर आपका बच्चा यहाँ पे है, या आप उससे पहले भी अप्लाई कर सकते हैं? दैट वुड बी अ टॉपिक, एंड फॉर ओवरस्टेज एनीवे हम बात करेंगे ही करेंगे। नंबर, अगर आपने मेरे से मिलना हो, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करनी हो, तो नंबर है 07727347212। लास्ट कॉल ऑफ द डे और देन आई विल आस्क योर लीव। ठीक है, कॉल ले लेते हैं, फिर देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं सर? जी सर, मैंने पूछा था सर, मैं स्पॉन्सर वीजा पे हूँ इस वक्त, स्किल वर्क वीजा है और मेरा रीन्यू होना था। फर्स्ट जून को मेरा मतलब 16 जून को वीजा एक्सपायर हो रहा है, 1 जून तक जो कोर्स के ऊपर है ना वो मेंशन है। तो मेरे एम्प्लॉय ने के पास ऑलरेडी कोर्स पड़ा था, जब उसने रीन्यू की मेरी एप्लीकेशन डाली है तो वो कोर्स आई थिंक उसकी डेट खत्म हो चुकी थी, तो उसके अप्लाई नहीं हुआ। उन्होंने न्यू एप्लीकेशन डाल दी है तो लेकिन कोर्स अभी तक आया नहीं है, इसके 1 मंथ से ऊपर हो गया है। तो सर इसका कोई आइडिया है क्या सीन हो सकता है इसका अगर कोर्स नहीं आता तो? अच्छा, चले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि इन्होंने जो है इनका स्किल वर्कर वीज़ा था, वो वीज़े के ऊपर इनका जो कोर्स था वो एक्सपायर हो गया, एम्प्लॉयर ने नया कोर्स लगाया, वो भी एक्सपायर था। तो अब इसका सलूशन क्या है? देखिए, एप्लीकेशन आपकी ऑलरेडी गई हुई है, जस्ट राइट कवर लेटर टू द होम ऑफिस कि भाई ऐसे ऐसे मेरे एम्प्लॉयर ने जो है वो अप्लाई किया हुआ है और हम उसका वेट कर रहे हैं, एप्लीकेशन इज़ ऑलरेडी पेंडिंग। तो इंशाल्लाह जब आपका कोर्स नया आ जाएगा तो वो अप्लाई करके उसके ऊपर तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये है आपके सवाल का जवाब। अच्छा, अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, क्योंकि आज आपसे काफ़ी लंबी चौड़ी बात होगी, इतना तो मैं सोच भी नहीं रहा था। पहले हम इसको जो है वो ऑफ कर लें। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच एवरी सिंगल वन ऑफ यू जिन लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया और सवाल पूछे, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं तो उन सवालों के जवाब जब मैं देता हूं तो बहुत सारे लोगों का जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अब मैं आपको मिलूंगा मंडे को, क्योंकि आपको पता है एवरी मंडे और फ्राइडे में आता हूँ लाइव। आप तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं जितनी भी ये लाइव है आज की, हम इसको अपडेट कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, यूके इमिग्रेशन सॉल्यूशंस विद सॉलिसिटर सैयद अफाक हसन। और अगर आपने मेरे से कांटेक्ट करना है तो मैं लंदन में होता हूँ, इल्फर्ड में होता हूँ। नंबर है 07727347212। इस पे आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट जो है वो अपनी बुक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो जाने से पहले जो मैसेज है वो यही है कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है तो आप घर मत बैठे, इंतज़ार मत करें, क्योंकि खुदा उनकी हालत बदलता है जो अपनी हालत खुद बदलना चाहते हैं। गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, ये इंग्लिश में कहते हैं। बहरहाल, तो अब वीकेंड है, एंजॉय द वीकेंड, जो दिल करता है करो, और बस किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि आपको पता है कि दिल दुखाने से मैं हमेशा आपको मना करता हूँ। बाकी जो दिल करता है करो यार, जो दिल है करो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाना। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, क्योंकि सोना रब दिलां विच रहिंदा। मैं अब आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट लाइव के अंदर मंडे को। तब तक आप सब मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपका अपना सॉलिसिटर सैयद अफाक, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। अल्लाह ने के बाद, थैंक यू।